90। अभी हम लोग करंट के बुक में पेज नंबर 293 में प्रॉब्लम्स देखेंगे। करंट में पेज 293 में बोलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले कोई पूछना है? क्वेश्चन नंबर 10 से पहले देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्लेट ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स √3। एक ग्लास प्लेट है और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो √3। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। If the angle between refracted and the reflected ray is 90 degree, ये reflected हुआ और ये refracted हुआ। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल I है, ये एंगल भी क्या होगा? I होगा। अब किसी सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। इसका नाम हम A दे दें, इस जगह नाम O दे दें, यहाँ B दे दें। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन स्ट्रेट लाइन AOB क्या होगा? एंगल I प्लस 90 प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री, यानी I प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, यानी I इक्वल टू या R इक्वल टू 90 माइनस R और निकल गया। क्योंकि इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो ऊपर में क्या हवा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इंटू साइन I बराबर √3 इंटू साइन R, या साइन I इक्वल टू √3 और साइन R के बदले हम लिखेंगे 90 माइनस साइन 90 माइनस R, यानी साइन I इक्वल टू √3 cos I। यानी क्या होगा? tan I इक्वल टू √3 या I इक्वल टू यानी I का मान 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। आपको ये बता दें, ये जो भी निकाले हैं tan I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये √3, ये एक्चुअली आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविस्टर लॉ है और ये एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। तो आगे ये सब पढ़ाई होगा, लेकिन अभी भी हम नॉमेरिकल तो नॉमेरिकल बता दिए, लेकिन ब्रेविस्टर लॉ ऑप्टिक्स के आखिरी क्लास में यही चीज बताएंगे। An object is placed 80 cm in front of a block of glass 12 cm thick। देखिए क्वेश्चन में एरर है या कहिए कि डाटा क्लियर नहीं है। एक 12 सेंटीमीटर मोटा एक 12 सेंटीमीटर इसका मोटाई है और an object is placed 80 cm in front of a block of glass 12 cm thick and whose further side is silver। और इसका जो पीछे वाला हिस्सा वो क्या किया गया है? सिल्वर किया गया है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है हमें। If the image is forward 22 cm behind the silvered face, यहाँ से
22 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रहा है। यहाँ पर इमेज बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट जो कह रहा है 18 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये मत समझिए कि यहाँ से 18 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। एक्चुअली वो यहाँ से 18 सेंटीमीटर है, बात समझ रहे हैं? और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो वास्तव में इसमें क्या हो रहा होगा वो देखिए। ये ऐसे रह गया, क्या नॉर्मल है? रेयर्स यानी इधर हवा है, हवा से इधर ग्लास में गया टेंशन में, ये ऐसे झुक गया होगा, झुक गया होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ भी इधर गया होगा, क्या हुआ होगा? झुक गया होगा, झुक गया होगा ना। तो वास्तव में इस मिरर पर, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट पॉइंट किसे कहेंगे? तो इस मिरर पर जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो जहां पर काट रहा हो, हम आपको पढ़ाए हुए हैं ना, इंसिडेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट किसे कहते हैं? तो इंसिडेंट रे के हटाना है, तो हम इसको पीछे बढ़ा लेते हैं और यहाँ इसको पीछे बढ़ा देते हैं। वास्तव में ओलेस पर ऑब्जेक्ट है, और आप जानते हैं किसी प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता है। ये हो गया यहाँ से यहाँ पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ रहे हैं? और इमेज डिस्टेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? 22। तो वास्तव में ऑब्जेक्ट था कितनी दूरी पर? 18 पर। अभी देखिए इसके लिए है कितनी दूरी पर? इसका मतलब 4 सेंटीमीटर क्या है? शिफ्टनेस किसे गया? ये ऑब्जेक्ट पीछे शिफ्ट कर गया, कितना? 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं शिफ्टनेस बराबर कल ही पढ़ाए हैं, बराबर रियल डेप्थ यानी कॉस ऑफ थिकनेस इनटू 1 माइनस 1/2। तो रियल डेप्थ यानी वास्तविक इसकी यहाँ से इसकी गहराई कितनी? 12 सेंटीमीटर इनटू 1 माइनस 1/μ मिलने वाला ही। तो 4 इक्वल टू 1 माइनस 1/μ, यानी वैल्यू आएगी 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 1/μ, यानी 1/μ इक्वल टू 1 माइनस 1/3, फिर 2/3, यानी μ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? इस प्रकार से ये हमारा हुआ। और भी कोई प्रॉब्लम है? एससी वर्मा में अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो कल होमवर्क दिए थे, उसमें से बताइए कि कौन सा पूछना है? 7 नंबर देखिए, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, बल्कि बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, इसीलिए नहीं बनता है। एक यू के आकार का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉन्केव मिरर का, ये भी 10 सेंटीमीटर है। वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। कहता है यू शेप का वायर है जो रखा गया है कॉन्केव मिरर के पहले, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो फोकल इन कॉन्केव मिरर का क्या होगा? तो माइनस से नेगेटिव होगा, यानी -10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। ए बी के लिए फॉर ए बी, ए बी के लिए देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है वो क्या होगा? -40 सेंटीमीटर। और
इमेज डिस्टेंस हमको v का मान जानना है और फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमें जानना है -1/40 इक्वल टू 1/10, यानी 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/10, यानी 1/v इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस 4, v इक्वल टू -40/3। ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, लगभग कह सकते हैं आप -13.33 सेंटीमीटर आएगा। यानी यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगा ए बी का इमेज a डैश b डैश, और कितनी दूरी पर 13.3, यानी a रेशियो लिख देते हैं 40/3 माइनस, तो केवल इस तरह बनेगा ये बता रहा है 40/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये ए बी का इमेज बना। अब इस सी डी या डी सी के बारे में बात करते हैं। फॉर डी सी तो इसके लिए u क्या होगा -30 सेंटीमीटर, v जानना है हमें, और फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। क्या लगाएं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू 1/10, 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/3, यानी क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 31 माइनस यानी v इक्वल टू -15, यानी -15 सेंटीमीटर। तो ये कहीं, ये तो 13 समथिंग है, ये कहीं यहाँ हो इमेज। ये हमारा हो गया सी डैश डी डैश। अब कौन बड़ा कौन छोटा होगा भी हम नहीं पूछ रहे, इसलिए हम अभी ऐसे ही बना दिए, बड़ा छोटा भी कर लेंगे। ये निकल गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फिर से ए बी के बारे में, इसका साइज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर ए बी हम बात कर रहे हैं, इस ए बी के लिए बात कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होगा m इक्वल टू साइड ऑफ इमेज यानी a डैश b डैश बटा ए बी बराबर इमेज डिस्टेंस v बाई होगा ना। तो a डैश b डैश बटा ए बी कितना हमारा 10, और v बाई v जो है वो कितना है 40/3, और u कितना है 40 से कट गया, यानी a डैश b डैश बराबर 10/3 सेंटीमीटर, यानी 3.33 सेंटीमीटर। ये a डैश b डैश का साइज है। और हम इस सी डैश डी डैश का बात करते हैं, फॉर सी डी या डी सी। इसके लिए मैग्निफिकेशन बराबर इमेज का साइज यानी सी डैश डी डैश और ऑब्जेक्ट का साइज सी डी बराबर इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। यानी यहां से देखिए सी डैश डी डैश बराबर 10 इक्वल टू 1/2, यानी सी डैश डी डैश बराबर 5। ये सी डैश डी डैश का लंबाई 5 निकल गई, यानी ये 5 वाला बड़ा होगा इससे, यानी ये थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगा और ये थोड़ा क्लियर है। अब देखिए इसके बीच में तो दूरी कुछ होगी ना। अब सी डैश ए डैश यानी ए डैश सी कितना होगा, ए डैश सी कितना होगा सी डैश। तो इस पूरे यानी इसको अगर हम ई कह दें, पी सी डैश में से घटा दे पी ए डैश, और पी सी डैश जो है वो भी कितना निकला था हमको भी का मान 15, और पी ए डैश कितना निकला था हमको 40/3, ये 5/3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका साइड प्लस इसका साइड प्लस इसका साइड, तो इसका साइड यानी ए डैश बी डैश प्लस ए डैश सी डैश प्लस सी डैश डी डैश सब मान डाल दीजिए। ए डैश बी डैश अभी आपने निकाला है 10/3 प्लस ए डैश सी डैश अभी निकाले हैं 5/3, और सी डैश डी डैश भी निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, एलसीएम 3 हो जाएगा,
10 प्लस 5 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 30/10। अब ये आसान है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एस सी वर्मा का 11 क्वेश्चन पेज नंबर 413 पेज 413 एस सी वर्मा का हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक कॉन्केव मिरर है, इसका रेडियस r है, is kept on a horizontal table और इसको रखा गया है एक टेबल के ऊपर। वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू दिया हुआ है, is poured into it up to a height h, इसमें h ऊंचाई पर वाटर फिल कर दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू दिया हुआ है। Where should an object be placed so that its image is formed on itself? आगे कहाँ पर वस्तु को रखे तो उसका इमेज वस्तु के पास स्वयं बने। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का जगह क्या हो, मान लेते हैं यहाँ ताकि इस ऑब्जेक्ट के पास ही इमेज बन जाए, यानी इमेज जो है वो यहीं पर बन जाए, इस ऑब्जेक्ट के पास ही बन जाए। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहां से एक रे आएगा, ये रे यहां इंसिडेंट हुआ, आप देख रहे हैं, और एक रे सीधा गया यहां से ऐसे, जो सीधा जाएगा तो प्लेन सरफेस यहाँ है, प्लेन सरफेस से डिफ्रैक्शन होगा तो डेविएट नहीं करेगा और सीधे यहाँ पहुंच जाएगा, सीधे पहुंच जाएगा ना यहाँ। और देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लाइन आता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग, अगर मान लीजिए इसमें कहीं पर सेंटर सी होगा, कहीं भी होगा सी और पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और सेंटर से पोल को मिलाते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। तो ये आर के अलोंग जा रहा है, मतलब नॉर्मल जा रहा है, और जब रे किसी मिरर पर नॉर्मली पड़ता है तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मली ही होगा, यानी इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 0 डिग्री, यानी इसी रास्ते पर ये वापस लौटता है, इसी रास्ते पर वापस। अब यहाँ पर देखिए किस सरफेस के लिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रहा है, प्लेन सरफेस। यहाँ पर रिफ्रैक्शन किस सरफेस हो रहा है, प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है जिसमें ये और ये एक दूसरे क्या होगा, नजदीक या दूर, नजदीक होगा। तो नजदीक होगा तो इसके लिए आपको मैं कल ही पढ़ाया, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इक्वल टू मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मीडियम ऑफ इमेज, तो वही घटना यहाँ हुआ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा रे कहीं ऐसे पड़ा होगा। अच्छा ये रे कुछ ऐसे पड़ा होगा कि मिरर पर नॉर्मल हो गया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया होगा, ऐसे लेके तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, और ये रे उसी रास्ते पर लौट गया होगा वापस, और यहाँ से लौटते हुए वापस लौटते हुए यहाँ पर इमेज बना दिया, यानी ये रे जो यहाँ से लौटेगा तो रे ऑफ लाइट के पास रिवर्सिबल नेचर होता है, इस रास्ते से अगर चलकर यहाँ पहुंचा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा, उसी रास्ते पर लौटा होगा, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ होगा, और उसी रास्ते पर लौट करके यहाँ आ गया, ये यहाँ से इधर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रे दोनों जहां काटा हुआ है, बोलिए इसका मतलब ये जो इस मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, इसका मतलब यहां से इसको मिलाएं हम सेंटर से मिल जाए, यानी वास्तव में ये हमारा देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसके अलावा रे पड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सतह देख रहे हैं आप, ये जो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस प्लेन सरफेस के लिए इमेज कहाँ है,
इस प्लेन सरफेस में इमेज यहाँ है। कैसे यहाँ है? तो आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे जहाँ काटती है वो इमेज पॉइंट होता है। इस प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन हुआ, एक रे सीधे ऐसे गया और एक रे ऐसे गया, तो ये दोनों रे आगे बढ़ने पर काटेगा क्या? तो ये इस पीछे बढ़ने पर काट रहा है। इसका मतलब इस प्लेन सरफेस से चलती इमेज यहाँ बन रहा है, इस प्लेन सरफेस चलती इमेज। तो फॉर प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस, देखिए कितना छोटा छोटा बात बताया था, ऑब्जेक्ट पहचानना है, इमेज पहचानना, वो सब देखिए काम आ रहा है। तो प्लेन सरफेस के लिए क्या होता है? रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रियल डेप्थ। अब ध्यान दीजिए इस सरफेस रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस सरफेस से रियल डेप्थ यानी वास्तव में कितना दूर ऑब्जेक्ट है वो जानना है मुझे। तो मान लेते हैं कि x दूरी पर है, x पर रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ यहाँ से, तो देखिए ये तो सेंटर है यानी ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा ना। तो यहाँ से कितना ऊपर हुआ? r माइनस h। ठीक से बोलिए, r माइनस h समझ में आएगा। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, तो ये सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सरफेस से दूरी मापेंगे बराबर मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जिससे रे आ रहा है। ऑब्जेक्ट का मीडियम किसे कहते हैं? तो जिससे रे इंसिडेंट हो। तो ये रे किससे इंसिडेंट हो रहा है? हवा से। तो 1। देखिए अगर ये सब बात नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रहा है? किस मीडियम में? वाटर। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जिसमें रिफ्लेक्टेड रे जाता है वो मीडियम ऑफ इमेज होता है। मैं कल लिखवा भी दिया था आपको, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? r माइनस एच डिवाइडेड बाई म्यू। ऑन कर दीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अनेक मीडियम, एक से अधिक मीडियम जब रहेगा उस केस में कैसे रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस से, उसके बारे में हम देखेंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस when several mediums are present. अभी हम यहाँ दो मीडियम का उदाहरण लेकर दिखा रहे हैं आपको। एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरा मीडियम μ2। जैसे हम दो मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे ही अनेक मीडियम रहने पर भी बातें होंगी। इसका थिकनेस मोटाई T1 है और इसका थिकनेस यानी मोटाई T2। देख रहे हैं आप, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट O है। अब यहां से रे चलेगा, जो सीधा इंसिडेंट होगा इस सरफेस से होते हुए सीधा निकल जाए। देख रहे हैं, अब जगह का नाम देते कुछ कुछ। इसका नाम है A, हम जगह का B। सबसे पहले इसका जो रियल चीज है आप इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आप इसके चलते स्विफ्टनेस निकाल लीजिए, इसके चलते स्विफ्टनेस निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, नेट स्विफ्टनेस निकल गया। स्विफ्टनेस की मदद से अपरेंट डेप्थ निकाल लीजिए, रियल डेप्थ पता है काम। एक तरीका हुआ, बहुत सिंपल है। एक तरीका आप जो कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे को खोल रखिए, कैसे आप अंधेरा कर सकते हैं। गेट को उसको बंद करो, उसको उधर खोलो, ध्यान दीजिए। एक तरीका जो हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं
उसमें दोनों के साथ अलग अलग स्टिफनेस निकाल लेंगे। जैसे स्टिफनेस ड्यू टू मीडियम म्यू1 के चलते यानी इसके चलते क्या होगा, तो जो थिकनेस है यानी रियल डेप्थ ये थिकनेस होता ना T1 into 1 minus 1 by इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये इसके साथ स्टिफनेस हुआ। ये आपको याद है कल बताए थे, जो मीडियम का थिकनेस होगा वो into 1 minus कल आपने यही देखे थे ना। इसी प्रकार स्टिफनेस ड्यू टू मीडियम म्यू2 क्या होगा, उसका थिकनेस T2 into 1 minus, तो टोटल स्टिफनेस क्या हो जाएगा, टोटल स्टिफनेस क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे T1 into 1 minus म्यू1 प्लस T2 into 1 minus, आप इसको चाहे थोड़ा अरेंज करके याद भी रख सकते हैं आसानी से। देखिए टोटल स्टिफनेस क्या होगा अगर दो मीडियम है तो ये T1 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस T1 बाई म्यू1 और प्लस T2 माइनस T2 बाई म्यू2 होगा। तो थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो क्या कहेंगे हम कहेंगे टोटल स्टिफनेस इक्वल टू टोटल स्टिफनेस इक्वल टू क्या कहेंगे, तो T1 प्लस T2 और दो मीडियम दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का थिकनेस। अगर तीन मीडियम होता तो T1 प्लस T2 प्लस T3 करते, चार मीडियम होता T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 करते, अब माइनस T1 बाई म्यू1 इस ब्रैकेट करते प्लस हो जाएगा T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई, दो है जैसे। अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल पॉइंट बना के देखिए, इन जनरल कैसे लिखते हैं, इफ n mediums are present having thickness T1, T2, T3 and their refractive index mu1, mu2, mu3 then total stiffness T1 plus T2 plus Tn ये होगा, और माइनस T1 by म्यू1 प्लस T2 by म्यू2 इस तरह से प्लस Tn by पकड़ रहे हैं बात। ये आपको ऐसे में क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए कहता है तो वो मत कहिएगा सर बता दीजिए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस प्रकार से स्टिफनेस निकल गया एन मीडियम के से। अब देखिए जब कुल स्टिफनेस निकल गया तो रियल डेप्थ में से स्टिफनेस घटा देंगे तो एवरेज डेप्थ निकल जाएगा। एवरेज डेप्थ क्या होगा, इसीलिए एपरेंट डेप्थ बराबर होता है रियल डेप्थ माइनस स्टिफनेस। तो यहाँ पर रियल डेप्थ हमारा क्या होगा, अगर दो मीडियम T1 प्लस T2 T1 प्लस T2। अभी हम अभी ये जो लिख रहे हैं अभी ये n मीडियम के लिए था ये बात। अब हम फिर से इस क्वेश्चन पर आ गए हैं और टोटल से क्या बोलते हैं अपरेंट डेप्थ निकाल रहे हैं इस फिगर में। तो रियल डेप्थ हमारा हो गया T1 प्लस T2 अब माइनस स्टिफनेस जो हमारा है तो ब्रैकेट लिखते हैं क्या है T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2। अब इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए क्या हो जाएगा T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2। ठीक है, दो मीडियम है तो अपरेंट डेप्थ जो आया वो देखिए एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस दूसरे मीडियम का थिकनेस डिवाइडेड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर n मीडियम होगा फिर देखो इफ n मीडियम आर प्रेजेंट then apparent depth क्या होगा T1 by म्यू1 प्लस T2 by म्यू2 प्लस क्या होगा Tn by कोई दिक्कत, तो ये निकल गया।
इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एक बार हम इस मीडियम में चले जाएं, तब निकालना है पेरेंट डेप्थ, फिर यहाँ आ जाए, फिर पेरेंट डेप्थ निकालें, दो प्रकार को सबको जोड़ दें, या सॉल्व करें तो फाइनली यही आएगा। और ये एक तरीका है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए।